क्या हाल चाल? बढ़िया। मैम रोज आके सेम चीज बोल देते हो, क्या हाल चाल? बढ़िया। हाँ तो भाई पढ़ा कल का सेम क्वेश्चन? नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, क्योंकि अपन तो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, मैं तो रोज तुम्हारे को नया 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 कराती जाऊंगी। अब प्रॉपर टाइम से करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी तरफ से कोई कमी हो तो मुझे बताओ, लेकिन अगर तुम्हारी तरफ से कमी रहती है तो फिर किसको बताओगे तुम? किसी को नहीं बता सकते, खुद की गलती खुद की होती है। तो कल तक अपन ने क्या पढ़ा था? कल अपन ने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और उसमें हमने दो केस पढ़ लिए थे कि हमारे पास में एक तो ऑब्जर्वर है, एक तो क्या सॉरी दो ऑब्जर्वर है। एक बार हमने दोनों को रोक दिया था और एक बार हमने बोला था कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करेगा, राइट? अब मैंने तुम्हारे को बोला था कि ये जो तीसरा केस है कई बार डायरेक्ट उठ के आ जाता है, और एक्चुअली में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कि ड्राइव द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। मैम क्या बोल गए? मतलब कि अगर मान लो दो तुम्हारे पास में निर्देश तंत्र हैं, तो दोनों को तुमने किसी एक एंगल पे क्या कर दिया है? रख दिया है। दोनों अब एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, अब दोनों के एक्सिस कोइंसाइड नहीं कर रही हैं, अब वो क्या है? कुछ एंगल पे है। तो उस केस में तुम्हारे को अगर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे? तो आप हेडिंग डालो केस 3। केस 3 में लिखो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और टू इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हिंदी में लिखो रूपांतरण समीकरण। रूपांतरण समीकरण जब जब दो निर्देश तंत्रों के अक्ष जब दो निर्देश तंत्रों के अक्ष परस्पर झुके हुए हों, परस्पर झुके हुए हों। तो पहले देख लें कैसे झुके हुए हैं, क्या बने हैं। चलो समझाते हैं। अब इसमें भी क्या होगा बेटा? दो केसेस होंगे, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। इजी से चालू करते हैं और फिर हम सिमिलरली बोल के इसको 3 डायमेंशन के लिए जनरलाइज कर देंगे। तो पहले 2 डायमेंशन का समझ लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं हम फॉर 2 डायमेंशन, फॉर 2 डायमेंशन। चलो 2 डायमेंशन में मतलब क्या है कि ये तुम्हारे पास में है, ये एक दूसरा तुम्हारे पास में है, और ये तीसरी एक्सिस तुम्हारे पास में। कोई दिक्कत? यहां तक तो पहले भी कर रहे थे हम। अब जो दूसरा फ्रेम आएगा वो क्या होगा? वो कुछ एंगल पे होगा इसके साथ, जैसे ऐसे होगा। अगर इस वाले की एक्स एक्सिस यहाँ है तो एस प्राइम की कहाँ है? यहाँ पे है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? 2 डायमेंशन का मतलब क्या है कि एक एक्सिस तो कोइंसाइड रहेगी। जैसे ये था ना, ये हमारे पास में जेड एक्सिस, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब मैंने क्या किया? जेड के ऊपर ही सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही हमने क्या किया था? वापस लाके इसके ऊपर रखा था। बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा, सॉरी। ठीक है, सेम टू सेम हमने इसके ऊपर एक और फ्रेम लाके रखा था। तीनों लाइंस पहले ओवरलैप कर रही थी। अब मैंने जेड वाली को पकड़ा और ऐसे घुमा दिया। एक तो यही है, दूसरा वाला कहाँ है? थोड़ा सा टिल्ट हो गया। तो ये वाली तो कोइंसाइड कर रही थी, तो ये तो मूव करेगी नहीं। कौन मूव कर गया? एक्स एक्सिस मूव कर गई और वाई एक्सिस मूव कर गई। तो ये हमारे पास में एक्स एक्सिस मूव कर गई, ये हमारे पास में वाई एक्सिस मूव कर गई, और जेड अभी भी क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है, क्योंकि इसी को तो पकड़ के हमने घुमाया था। अब जितने एंगल पे ये टिल्ट होगा उतने ही एंगल पे ये टिल्ट होगा। तो जैसे कि अगर मान लो ये हमारे पास में थीटा एंगल पे टिल्ट हुआ था, तो ये भी हमारे पास में क्या होगी? ये एक्सिस भी तो थीटा एंगल पे टिल्ट होगी। ऐसा थोड़ी होगा, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है ये तो ये हमारे पास में पहला फ्रेम था एक्स वाई जेड एक्सिस हो गई उसकी।
ये वाला हमारे पास में हो गया एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम अभी भी यही है। 2 डायमेंशन बोला ना, यानी कि 2 एक्सेसेस आपकी क्या हो गई है, अब मूव कर रही है। तो अब अगर हमारे पास में मान लो कोई पॉइंट P है, यहाँ पे क्या है, P पॉइंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाई जेड और एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम। हमें तो रिश्ता निकालना है इन दोनों के बीच में, दोनों के कोऑर्डिनेट्स तो यही रहेंगे, लेकिन अब इनके बीच में रिलेशन क्या आएगा वो हमारे को पता करना है। तो अब देखो, पहले इस एक्स वाई और जेड एक्सिस पे फोकस करना। किस पे फोकस करना, एक्स वाई और जेड एक्सिस में, इस वाली पे फोकस मत करना। तो अब हम थोड़ा सा ये वाला ही केवल केस तुम्हारा थोड़ा समझने का है, बाकी वो वाले बाकी 2 केसेस तो तुम कर सकते हो, मुझे पता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास में, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कलर के साथ में भी बनाऊंगी ताकि तुम्हारे को चीजें भी सही लगे। अब ये डिस्टेंस कितनी है, x है, तो ये भी कितनी रहेगी, x ही रहेगी। ये डिस्टेंस कितनी है, y, तो ये वाली भी कितनी रहेगी, y ही रहेगी। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम बात करते हैं, अब क्योंकि ये फ्रेम ऐसे टिल्ट हो गया है, तो अब इसके लिए कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, थोड़े अलग तरीके से आएंगे। ये देखो, ये ऐसे आएगा इसके पैरेलल, और इसके पैरेलल इधर जाएगा। समझ आ रही है, दिखने में सही दिख रहा है, हाँ बढ़िया, ये दिख रहा है। ये मैं ऊपर स्क्रीन देखती हूँ, मैं ऊपर ऐसा कुछ लगा हुआ नहीं है, ठीक है, स्क्रीन लगी हुई है वहां पे वो। तो अब हमारे पास में क्या होगा, इसको थोड़ा सा हटा दूं क्या मैं, बाद में लिखवा दूंगी यार तुम्हारे को, कि ये एक्स है तो ये वाई है, ये तो समझाने के उससे है ना, क्योंकि तो अब आ जाओ, तो ये अब क्या होगा, इस एक्सिस पे कुछ ऐसा आएगा, इस लाइन के पैरेलल, और ये इसके पैरेलल ऐसे जाएगा, के पैरेलल आ गया। ठीक है, तो अब ये वाली जो डिस्टेंस होगी, कौन सी वाली, ये यहां से लेके इस पॉइंट तक की, ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, एक्स प्राइम। तो अगर ये एक्स प्राइम है तो ये भी क्या हो जाएगी, एक्स प्राइम हो जाएगी। और अगर ये हमारे पास में वाई प्राइम है तो ये भी कितनी हो जाएगी बेटा, वाई प्राइम ही हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आ रही है, चलो समझते समझते लिखते लिखते अपन चलते हैं। चलो लिखो, let us consider S and S prime be 2 frame of references where origin and z axis of both the frame of reference coincide, but other are inclined at angle theta as shown in figure.
देखो, माना S तथा S प्राइम दो निर्देश तंत्र हैं जिनके मूल बिंदु यहीं पे आ जाएगा ना, O और O प्राइम यहीं पे ही है, एक ही जगह पे, जिनके मूल बिंदु तथा Z अक्ष परस्पर संपाती है, परस्पर संपाती है, किंतु अन्य अक्ष थीटा कोण पर झुके हुए हैं, थीटा कोण पर झुके हुए हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अब तुम कहो तो थोड़ा सा नामकरण भी कर दें हम, जैसे कि इसको नाम दे देते हैं अपन A और इसी पॉइंट को अपन यहां नाम दे देते हैं B। इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसको अपन नाम दे देते हैं C और यहां पे कट कर रहा है तो इसको नाम दे देते हैं D। यहां तक सही है? चलो, हियर अब देखो, OA इज इक्वल टू BP, OA इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू X, OB इज इक्वल टू AP, OB इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू Y, OC इज इक्वल टू DP, OC इज इक्वल टू DP इज इक्वल टू Y प्राइम, और OD इज इक्वल टू CP, OD इज इक्वल टू CP इज इक्वल टू X प्राइम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? इसको थोड़ा इधर लिख दें क्या यार, इसमें वो काटने वाला ऑप्शन नहीं है यार, वरना मजा आ जाता। को इधर लिख देती हूँ। ये चीज है। एंगल्स की भी बात कर ले, ये वाला एंगल देखो, इसको क्या नाम देंगे? DOA, एंगल DOA इज इक्वल टू, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा COB, एंगल COB इज इक्वल टू थीटा। यहां तक की कहानी भी सही है? चलो देखो, ये अब अपन क्या करते हैं, अब अपने को रिलेशन निकालना है। तो अब अगर रिलेशन निकालना है तो अभी तो हमारे को चीजें क्या दिख रही है? अलग अलग दिखाई दे रही है, इसके लिए लेंथ अलग है, इसके लिए लेंथ अलग है। एक काम करते हैं, लेंथ थोड़ी सी बराबर करते हैं। क्या करते हैं? बराबर करते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये हमने क्या किया, इस O पॉइंट को पकड़ा और ये ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया। क्या किया? इस Y प्राइम एक्सिस के पैरेलल हमने यहाँ पे ऐसे एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ये हमारे पास में हो गया 90 डिग्री। इस पॉइंट को अपन ने नाम दिया E और इस पॉइंट को अपन ने नाम दे दिया पॉइंट F। यहां तक भी सही है? अब देखो, क्योंकि ये वाली एक्सिस अपने पास में और ये वाली एक्सिस पैरेलल है
और ये वाली पैरेलल है, तो अगर ये वाला थीटा है एंगल, तो इधर वाला एंगल भी अपने पास में क्या होगा, ये जो एंगल है ये भी थीटा ही होगा क्या? देखो ये एक्सिस पैरेलल, ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल, तो दोनों के बीच का एंगल भी क्या होगा, थीटा ही आएगा। तो यहाँ पे एक चीज और हम यहाँ लिख सकते हैं, एंगल इज इक्वल टू एंगल ई ए पी इज इक्वल टू थीटा, वो भी क्या है, थीटा के ही बराबर है। समझते चलना धीरे धीरे, ज्योमेट्री है और कुछ नहीं है। अब रिलेशन किसके बीच में निकालना है, इन कोऑर्डिनेट्स के बीच में, x प्राइम x, y प्राइम y और z z के बीच में, यही निकालना है। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, अपन x प्राइम और y प्राइम वाली चीजें देख लेते हैं। चलो अपन देख लेते हैं, ये वाली लेंथ किसके बराबर थी, x प्राइम के बराबर। हाँ तुम मिट लो ना पहले, ये वाली c से लेके p तक की हमारे पास में किसके बराबर थी, c से लेके p तक के बीच में हमारे पास में x प्राइम के बराबर है। तो हम इसको पकड़ लेते हैं, एक तो हम पकड़ लेते हैं cp को, हमारे पास में एक तो हमने पकड़ लिया cp को, क्योंकि वो तो इसको बता रहा है, x प्राइम को बता रहा है। y प्राइम को बताने का काम कौन कर रहा है, ये pd, तो एक अपन पकड़ लेते हैं pd को। x प्राइम को कौन बता रहा है, cp, और y प्राइम को कौन बता रहा है, pd। अब cp को देखो तुम, ये cp है, अब cp का बीच में यहाँ पे एक इंटरमीडिएट पॉइंट आ गया है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, ce प्लस ep, अगर तुम बुरा ना मानो तो ce प्लस ep, ये लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। और pd मेरे पास में ये है, और ये बराबर हो जाते, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, pd। इस पूरे में से अगर ये पार्ट मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं, इसमें से ea में से मैं क्या पार्ट सब्सट्रैक्ट कर दूं, ये नीचे वाला fa वाला गायब हो गया, ये fa वाला, ये जो नीचे वाला, जो ये अभी इंटरसेक्शन पॉइंट वाला बनाया था ना, इस छोटे वाले पार्ट को कर दे, तो क्या ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हो जाएगी, चमका। अब अपने को बस यही वैल्यूज निकालनी है, सारी कहानी यहीं तक ही है। तो अब इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, थोड़ी सी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस टेन याद है कुछ, ऐसे लाल बटा कक्का ऐसा कुछ याद है, एल अपॉन के ए, ऐसा हिंदी वालों को तो याद होगा, लाल बटा कक्का। इंग्लिश में मुझे पता नहीं है यार, इंग्लिश में क्या तरीका होता था, मेरे को तो लाल बटा कक्का याद है। तो ये था, चलो अब यहाँ पे इसका तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्राइम इज इक्वल टू सीई, सीई अब किसके बराबर है, तुम ये देखो सीई किसके बराबर है, क्या ये OF के बराबर है, ज्योमेट्री देखो ऐसे बराबर, क्या ये OF के बराबर है, तो अगर मैं C की जगह OF लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, और EP को मैं EP ही रहने देती हूँ, EP को मैंने EP ही रहने दिया है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y प्राइम इज इक्वल टू AE माइनस AF, FA लिख लो, EF लिख लो, तुम्हारी जो मर्जी, इसको ऐसे ही लिख लो, वरना तुम बोलोगे क्या कर दिया मैम आपने, EA माइनस FA, गुड, ठीक है। अब मैं जिन जिन ट्राइंगल्स पे तुम्हें फोकस करने के लिए कहूं, उनको केवल उन्हीं उनको देखना तुम, जैसे कि ट्राइंगल FOA, ट्राइंगल FOA, ये वाला पॉइंट था तुम्हारा F, इसको F को थोड़ा सा सही लिख दूं क्या, ये है तुम्हारा F पॉइंट, ये तुम्हारा E पॉइंट, ये वाला ये तुम्हारा F पॉइंट था। तो तुम्हें इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करना है, ये जो है ट्रायंगल FOA, दिख रहा है, इन ट्रायंगल FOA में तुम मुझे अब साइन थीटा बताओ, इस वाले ट्रायंगल की बात करें ना,
तो ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर, उससे अड़ी हुई साइड क्या हो जाती है, बेस, और ये क्या बन जाएगी, हाइपोटेनियस बन जाएगी। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, AF अपॉन OA, AF अपॉन OA, तो यहां से AF की वैल्यू क्या निकल जाएगी, OA साइन ऑफ थीटा। वहीं पे अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे कॉस थीटा कितना निकलेगा, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस OF अपॉन OA, तो ये तुम्हारे पास में OF कितना निकल जाएगा, OA कॉस ऑफ थीटा। OF यहां चाहिए था, मिल गया, AF यहां चाहिए था, मिल गया। अब बाकी की चीजें भी निकाल लें। अब क्या निकालना है, AE निकालना है, AE निकालना है, और एक निकालना है EP, EP ये निकालना है। तो अब तुम्हारे को मैं जिस ट्रायंगल पे फोकस करने के लिए बोलूं उसको देखो। अब इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल EAP, ये वाला, ट्रायंगल EAP, इस वाले ट्रायंगल को तुम्हें देखना है। नेक्स्ट पेज पे ही आना पड़ेगा। इन ट्रायंगल EAP, अब इसके अंदर मुझे साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह बताओ। एंगल तो ये भी क्या है, थीटा ही है, ये वाला एंगल भी क्या है, थीटा ही है। तो इसके रिस्पेक्ट में साइन थीटा, अगर ये थीटा है तो सामने वाली परपेंडिकुलर, उससे जुड़ी हुई बेस, और ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो साइन थीटा तुम्हारे पास में क्या निकल के आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू PE अपॉन PA। देखो PE अपॉन PA, PE अपॉन PA, और कॉस थीटा तुम्हारे पास में क्या निकल के आएगा, कॉस थीटा को देखो EA अपॉन PA, EA अपॉन PA, ये वाली बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेनियस हो रहा है। हाँ, तो क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू EA अपॉन PA, EA अपॉन PA। तो EA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, PA cos ऑफ थीटा, और यहां से PE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, PA साइन ऑफ थीटा। अब क्या तुम यहाँ पे कुछ कुछ चीजें ऑलरेडी निकाल चुके हो क्या, क्या तुम्हारे पास में OA ऑलरेडी है क्या, यहाँ पे देखो OA था, यहाँ OA था, OA तुम्हारे पास में था X, तो ये AF की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, X साइन ऑफ थीटा, और OF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, X cos ऑफ थीटा। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया। सेकंड वाले पेज पे देखो, PA क्या तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो क्या, देखो देखो देखो, PA ये रहा, किसके बराबर है, Y के बराबर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, Y साइन ऑफ थीटा, और ये EA किसके बराबर हो जाएगा, Y cos ऑफ थीटा के बराबर। डन, इक्वेशन 3 नाम दे दो, और इसको इक्वेशन 4 नाम दे दो। अब इक्वेशन substituting equation 1 2 3 4 in A, मैं इसको A नाम दे देती हूँ और इसको B नाम दे देती हूँ, A एंड B। A में क्या है, OF एंड EP, OF ये रहा प्लस EP, EP की वैल्यू क्या तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो क्या, या फिर EP की अभी अभी निकाली है तुमने, ये निकाली, ये रखी हुई। तो x प्राइम इज इक्वल टू OF
प्लस EP यानी कि y साइन ऑफ थीटा, और वहीं पे ये y प्राइम इज इक्वल टू AE नेक्स्ट पेज पे निकाला हुआ है AF x साइन ऑफ थीटा। तो ये तुम्हारे पास में y प्राइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y प्राइम तुम्हारे पास में आएगा y cos थीटा माइनस x साइन थीटा तो ये तुम्हारे पास में क्या आया, ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन आया। ये अब जो चीजें होगी अब वो एंगल के साथ वेरी होगी, और वहीं पे अगर z की बात करें तो z तो इंक्लाइंड है, तो z प्राइम इज इक्वल टू अभी भी क्या रहेगा, z ही रहेगा। तो ये है तुम्हारे पास में इंक्लाइंड केस में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब समझ आया क्यों आता है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री आती है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा खास हो जाता है। और मैं इसलिए तुम्हारे को चीज़ों को, रिजल्ट्स को ऐसे बॉक्स में बंद करने के लिए कहती हूँ, ताकि इतनी डेरिवेशन में तुम कहीं खो ना जाओ कि कहाँ कहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये डेरिवेशन समझ में आ रही है, सिंपल सी बात। क्या करना है, 2 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं तो यानी कि 2 एक्सिस तुम्हारी इंक्लाइन एंगल पे होगी और एक क्या कर रही होगी, कोइंसाइड कर रही होगी। तो एक हमने मान लिया कि z कोइंसाइड कर रही है और बाकी 2 क्या है, टिल्टेड है। अब जितना ये एंगल पे टिल्ट होगी उतना ही ये वाली एक्सिस भी टिल्ट होगी। तो हमने क्या किया, इनको टिल्ट करा, हमने इनके कोऑर्डिनेट्स ऐसे प्लॉट करे, हमने एक परपेंडिकुलर डाला। अपनी तरफ से जो काम तुमने किया है वो क्या किया है कि CP पर तुमने एक परपेंडिकुलर डाला है AE परपेंडिकुलर तुमने डाल दिया। अब इससे तुम्हारे पास में कुछ कोऑर्डिनेट्स आए, तुमने अब 2 ट्राइंगल बनाए, एक तो ये वाला OAF वाला और एक ये वाला ट्राइंगल EAP वाला। इन दोनों ट्राइंगल से तुमने साइन और कॉस की वैल्यूज देखी, साइन और कॉस की वैल्यूज निकाल के तुमने जो जो तुम्हारे पास में रिक्वायरमेंट थी उसको तुमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और सब्स्टिट्यूट करके तुम्हारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई है। क्या तुम्हारे को चमका, क्या चीज समझ आ रही है, कैसे किया, कहाँ ट्राइंगल बन रहा है, आनी तो चाहिए यार। वैसे थोड़ा सा इतना कलर कलर करके भी बताया है वैसे तो मैंने, लेकिन अगर नहीं आए इनकेस तो एक बार वापस से देखना चीजों को, वापस से रिपीट करना इस वीडियो को, आ जाएगी धीरे धीरे। अब इसी चीज को तुम क्या कर सकते हो, कॉस के टर्म्स में भी लिख सकते हो। जैसे कि अब तुम्हारे पास में यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा है ना, तो अब अगर मैं इसको एक्सिस के फॉर्म में लिखूं तो देखो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एक और तरीका है इसका, कोसाइन की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। यहां तो तुम्हें क्या दिख रहा है, साइन भी दिख रहा है ना, अगर मैं चाहूं तो इसको पूरा का पूरा क्या कर सकती हूँ, कोसाइन में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। कैसे, ऐसे x cos x प्राइम ओ एक्स प्लस y cos x प्राइम ओ वाई, और यहां पे x cos y प्राइम ओ वाई x प्लस y cos y प्राइम ओ वाई। मैम ये क्या लिख दिया आपने, ये कहाँ से आ गया, नहीं 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 बैठा है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं बैठ रहा, कहाँ कहाँ, चलो बताते हैं, अभी रुको। अब तुम यहाँ पे एंगल्स देखना, यहाँ पे एंगल क्या है, कॉस थीटा है, ठीक है। अब अगर हम थीटा पे यहाँ फोकस करें तो ये थीटा एंगल यही तो बन रहा है, तो ये कौन कौन से एक्सिस से बन रहा है, एक्स प्राइम ओ और एक्स से बन रहा है, यहीं से बन रहा है। तो यानी कि अगर मैं थीटा की जगह एक्स प्राइम ओ एक्स लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है। वहीं पे साइन थीटा होता है, साइन थीटा को अगर हमें कॉस में कन्वर्ट करना हो तो तुम क्या कर सकते हो, 90 माइनस थीटा कर सकते हो। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। तो हमने क्या किया, अगर यहाँ पे थीटा की जगह यहाँ पे अगर मैं चेंज करूं, मैं इसे कॉस एक्स प्राइम ओ वाई प्राइम करूं मैं,
देखो कौन सा, एक्स प्राइम ओ वाई प्राइम, ये वाला एंगल, सॉरी एक्स प्राइम ओ वाई होगा ना बेटा, क्या, हाँ एक्स प्राइम ओ वाई, ये वाला। तो अब ये देखो, ये टोटल एंगल कितना है, 90 है। अगर उसमें से ये वाला एंगल घटा दो तो यही तो आएगा, राइट। तो मैंने वहां पे क्या किया, वहां पे मैंने साइन थीटा की जगह क्या लिख दिया, कॉस में लिख दिया, और कॉस की जगह ये वाला लिख दिया। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे देखूं, कॉस एक्स प्राइम ओ वाई, एक्स प्राइम ओ वाई, तो वो एक्चुअली में है क्या, पूरा एंगल 90 है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस उसमें से क्या चला गया है, थीटा, और ये किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो वही चीज तो आ रही है वहां पे। तो इसलिए चाहो तो उन इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, कोसाइंस की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। बाकी के एंगल से समझाओ, चलो समझा देती हूँ। देखो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा है, वाई प्राइम ओ एक्स, वाई प्राइम ओ और एक्स, ये ऑलरेडी कितना था, 90 था, और उसके अंदर मैंने क्या किया, प्लस थीटा और ऐड कर दिया, तो वहां पे भी वही चीज हो गई। ये देखो यहाँ पे x के साथ में साइन थीटा था, मैंने उसकी जगह लिख दिया cos y प्राइम ओ एक्स। cos y प्राइम ओ एक्स वहां पे क्या है, वो है cos 90 प्लस थीटा, और cos 90 से आगे जाते ही किसमें चेंज हो जाता है, नेगेटिव के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। देखो यहाँ पे ये माइनस का आ रहा था और साइन थीटा आ रहा था, वही चीज थी। अब देखो y के साथ में cos थीटा है, थीटा क्या आ गया, y प्राइम ओ y प्राइम, ये देखो यहाँ पे, ये इधर y प्राइम ओ y, तो थीटा तो यही है ना। तो इस तरीके से चीजों को चेंज किया जा सकता है, और इसको करने का फायदा क्या है, फायदा यह है कि आगे जाके तुम्हारे पास में एक मैट्रिक्स डिजाइन हो जाएगी इससे, जिसे अपन बोलते हैं रोटेशनल मैट्रिक्स। और अगर तुम्हारे को रोटेशनल मैट्रिक्स की वैल्यू पता है तो तुम इजीली क्या कर सकते हो, वेलोसिटी एक्सेलरेशन वगैरह निकाल सकते हो। डन। तो ये तुमने क्या किया, उसको कोसाइन फॉर्म में चेंज कर दिया है कि हमें तो साइन वगैरह नहीं चाहिए, हम तो क्या कर रहे हैं, सिंपली एक्सिस से निकाल रहे हैं। और ये थोड़ा सा क्या करता है, याद करना इजी भी रहता है, कि जैसे यहाँ पे एक्स प्राइम है तो यहाँ पे एक्स वाई, और इसमें भी एक्स वाई, लेकिन अगर एक्स प्राइम की बात हो रही है तो एक्स प्राइम ओ एक्स, एक्स प्राइम ओ वाई। अब अगर 3 डायमेंशन में जाएंगे तो एक्स प्राइम ओ जेड, वाई प्राइम की बात होगी तो वाई प्राइम ओ एक्स, वाई प्राइम ओ वाई, वाई प्राइम ओ जेड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या बनती है, हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म बनती है। अभी तो हमने क्या करा है, ये 2 डायमेंशन के लिए करा है, अब इसी को मैं तुम्हें जनरलाइज कर रही हूँ 3 डायमेंशन के लिए। कौन सा पेन था, ब्लू पेन था, चलो सेकेंड फॉर 3 डायमेंशन, फॉर 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में क्या हो जाएगा, एक और टर्म और जुड़ जाएगी, वो जो जेड एक्सिस कोइंसाइड कर रही थी ना, अब वो कोइंसाइड नहीं करेगी। तो इसमें लिखो now if all 3 axes doesn't coincide and are inclined at angle theta, then
the transformation equation will be given as x prime is equal to x cos x prime ox plus y cos x prime oy plus z cos x prime oz. थर्ड टर्म और इंट्रोड्यूस हो जाएगी, y प्राइम इज इक्वल टू x cos y prime oy plus y cos y prime o x y prime oy plus z cos y prime o z. अब क्योंकि तीसरी वाली कोइंसाइड नहीं कर रही है तो उसके लिए भी क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट्स आएंगे, x cos z prime ox plus y cos z prime oy plus z cos z prime oz. ये तुम्हारे पास में हो जाएगी 3 डायमेंशन में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. क्या हो जाएगी? इट इज transformation equation for 3 dimension. अब यही चीज तुम क्या कर सकते हो, मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हो. कैसे लिख सकते हो? x प्राइम above equations can be written in matrix form. कैसे? इधर की साइड में कौन है, x प्राइम y प्राइम z प्राइम. केवल और केवल x y z के कंपोनेंट्स पकड़ो. क्या हो जाएगा? cos x प्राइम o x cos x प्राइम o y cos x प्राइम ओ जेड. सेकेंड वाली लाइन में पकड़ो, cos y प्राइम ओ एक्स cos y प्राइम ओ वाई cos y प्राइम ओ जेड. तीसरी लाइन में cos z प्राइम ओ एक्स cos z प्राइम ओ वाई cos z प्राइम ओ जेड. यही है. और वेरिएबल्स क्या है, एक्स वाई और जेड. अब ये कैसे हुआ मैम, ये क्या लिखा हुआ है? तो अब देखो, रो इनटू कॉलम, मैट्रिक्स ऐसे ही सॉल्व करते हैं. पहले वाली रो पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, x मल्टीप्लाई कॉस एक्स प्राइम ओ एक्स पहला, दूसरा दूसरे से होगा प्लस y cos x प्राइम ओ वाई, तीसरा तीसरे से होगा z cos x प्राइम ओ z. यही आ रहा है. सेकेंड रो को देखो, cos इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे ये इससे, सेकेंड वाली लाइन बन जाएगी. थर्ड ये इससे और ये इससे, तीनों मल्टीप्लाई होंगे और ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी. तो यही इक्वेशन तुम मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो. अब ये जो कंपोनेंट्स थे इनको अब मैं थोड़ा सा क्या करती हूँ, नाम दे देती हूँ. मैं कैसे कर देते हैं, हम थोड़ा सा नाम दे देते हैं. इधर कौन थे, x प्राइम y प्राइम और z प्राइम. इधर हमारे पास में कौन आ जाएगा, a11 नाम दे देते हैं इसको, a12 और ये a13, इसको a21 a22 a23. हाँ मैम ये सही लग रहा है थोड़ा सा, ये अब थोड़ा अभी तक तो पता नहीं क्या था, लेकिन हाँ ठीक है, ये सही है ना, x y और z. ये ठीक है. अब ये जो मैट्रिक्स बनती है ना, इसी को हम बोलते हैं रोटेशनल मैट्रिक्स. क्या बोलते हैं, रोटेशनल मैट्रिक्स. हिंदी में बोलते हैं घूर्णीय मैट्रिक्स. हिंदी में बोलते हैं घूर्णीय मैट्रिक्स, रोटेशनल मैट्रिक्स. तो वहीं से तुम्हारे पास में वो इक्वेशंस भी तुम कैसे लिख सकते हो, हेंस
equations can also be written as x prime is equal to x prime, पहला रो कॉलम a11x plus a12y plus a13z, y prime is equal to a21x plus a22y plus a23z, और z prime is equal to a31x plus a32y plus a33z। ये भी तुम्हारी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ही है। Here a11, a12, a13 are direction cosine along x-axis, a21, a22, a23 are direction cosine along y-axis, और a31, a32, a33 are direction cosine along z-axis। सब किसके साथ बन रहे हैं, x के साथ, y के साथ, z के साथ में। सॉरी प्राइम है ना, हाँ x प्राइम x प्राइम x प्राइम, y प्राइम y प्राइम y प्राइम, हाँ ठीक है। तो ये x की होगी, x प्राइम की होगी, y प्राइम की होगी, z प्राइम। तो ये तुम्हारे पास में है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंक्लाइन, और ये तो क्या था, केवल और केवल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है अभी। अब तुम्हारे को इसका वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी करना है, फिर इसका एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन भी करना है। नहीं, हाँ हिंदी वालों तुम तो रह गए, सॉरी तो रह गए कहाँ तक रह गए तुम? नहीं यार यहाँ तो हो गए थे। चलो अब 3 डायमेंशन के अंदर हिंदी में क्या लिख दोगे? अब माना सभी तीन अक्ष, माना सभी तीन अक्ष संपाती नहीं है तथा किसी कोण थीटा पर झुके हुए हैं, तो रूपांतरण समीकरण निम्न प्रकार से दिए जाएंगे। ये इक्वेशन लिख देना और ये लिख देना। यह है त्रिविमीय निर्देशांक रूपांतरण समीकरण है। यह त्रिविमीय निर्देशांक रूपांतरण समीकरण है। उपरोक्त समीकरण मैट्रिक्स के रूप में भी लिखे जा सकते हैं। उपरोक्त समीकरण मैट्रिक्स के रूप में भी लिखे जा सकते हैं, और फिर ही मैट्रिक्स बनाओगे। फिर उसके बाद में ये बनाओगे। रोटेशन मैट्रिक्स की जगह क्या लिखना है? घूर्णीय मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ही कहते हैं, उसका कोई और दूसरा नाम नहीं है। हिंदी की बुक में भी मैट्रिक्स ही लिखा हुआ था। इस प्रकार समीकरण निम्न प्रकार से दिए जा सकते हैं, ये लिखना। और यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन, दिक को जा, ऐसे दिक को जा। दिक को जा। अब इसका वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन तुम कर दो यार, मैं थक गई। कितनी देर से हो रहा है? देखो 44 मिनट से हम यही बात कर रहे हैं, देख लो। थोड़ा काम तो तुम कर दो यार, बुढ़ापा है मेरा तो, सीरियसली बुढ़ापा है यार मेरा। कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है मेरे पास
बेरोजगारी भत्ते के साथ में वृद्धावस्था पेंशन भी दो, जिस हिसाब से मेरा चल रहा है। चल रहा है, ठीक है, आगे चलो। अब हमने क्या बोला, वेग रूपांतरण। वेग रूपांतरण के लिए अपन इसी को यूज कर लेंगे जो अपन ने अभी अभी इक्वेशन निकाली ना, ये A11 वाली, ठीक है। तो इसी को लिख लेते हैं। सेकेंड, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होगा, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके अंदर हमारे पास में एक्स प्राइम क्या आया था, A11 x प्लस A12 y प्लस A13 z, ये निकल के आया था। तो अब अपन क्या कर लेंगे, उसी को डेरिवेट कर देंगे। इसको हम कुछ इक्वेशन नाम दे देते हैं बेटा। कितनी इक्वेशंस हो गई तुम्हारी, कितना नाम दे चुके हैं अपन, 4th तक दे चुके थे, इसको 5th नाम दे देते हैं, और को 6th नाम दे देते हैं, और को 7th नाम दे देते हैं। चलो अब लिखो, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन कौन सी, 7th, हाँ, इक्वेशन 7 विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट, क्या होगा, वी एक्स प्राइम निकलेगा तुम्हारे पास इधर, डी अपॉन डी टी, इधर क्या था एक्स प्राइम, इधर क्या था A11 डी अपॉन डी टी, A11 एक्स प्लस A12 वाई प्लस A13 जेड, तीनों को अलग अलग दे दो। अब A11, अब ये डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, फिक्स है, तो डेरिवेटिव किसका होगा, एक्स वाई और जेड का, डी वाई बाई डी टी। इंक्लाइन करके छोड़ दिया हमने, रोटेट करने का नहीं बोला है, हमने क्या बोला है कि वो इंक्लाइंड है, तो एंगल तो फिक्स ही रहेगा ना, टाइम के साथ बदलेगा थोड़ी। तो ये तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, वी प्राइम इज इक्वल टू A11 एक्स का टाइम के साथ चेंज वी एक्स प्लस A12 वी वाई प्लस A13 वी जेड। तो सिमिलरली, और ये भी क्या है, वी एक्स है, वी प्राइम का एक्स कॉम्पोनेंट। सिमिलरली वी वाई प्राइम क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, यार इतना बड़ा क्यों आता है यार ये डस्टर, ये पूछूंगी मैं सर से क्या क्या सीन है इसका। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, A21 वी एक्स प्लस A22 वी वाई प्लस A23 वी जेड। उसी तरीके से वी जेड इज इक्वल टू A31 वी एक्स प्लस A32 वी वाई प्लस A33 वी जेड। ये तुम्हारा क्या हो गया, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ये तुम्हारा आया वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, इक्वेशन 8। तो इसमें लिखो वेग रूपांतरण, और इसमें लिखो समीकरण 7 को समय के सापेक्ष अवकलित करने पर, क्या अवकलित कर दो, तुम्हारे पास में वी एक्स प्राइम वी है, तो अब अगर तुम्हारे पास में अगर कोई पूछे रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, वी प्राइम क्या आ जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, वी एक्स प्राइम आई कैप प्लस वी वाई प्राइम जे कैप प्लस वी जेड प्राइम के कैप, ऐसे निकलेगा। और वी एक्स प्राइम वी वाई प्राइम वी जेड प्राइम की वैल्यूज ये रहेगी तुम्हारे पास। अब इसी से एक्सेलरेशन वाला भी निकाल ले। थर्ड तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सेलरेशन त्वरण रूपांतरण, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 8 with respect to time we get
क्या आ जाएगा, ax प्राइम इज इक्वल टू a11 ax प्लस a12 ay प्लस a13 az, ay प्राइम इज इक्वल टू a21 ax प्लस a22 ay प्लस a23 az, az प्राइम इज इक्वल टू a31 ax इज इक्वल टू सॉरी प्लस a32 ay प्लस a33 az। अब इसको भी चाहो तो तुम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो और वेलोसिटी वाले को भी लिख सकते हो। कैसे? मैट्रिक्स फॉर्म देखो, ax ay az और बीच में सेम वही रोटेशनल मैट्रिक्स a11 a12 a13 a22 a21 a22 a23 a31 a32 a33 और इधर क्या आ जाएगा, ax ay, ये प्राइम चल रहा है ना इधर, तो हाँ ये az। तो इसलिए ये रोटेशन मैट्रिक्स तुम्हारे पास में बहुत काम की होती है। अगर इसकी वैल्यू निकाल लो तो इजीली इसको पुट करो, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करो, तुम्हारे पास में निकल जाएगा। और अगर तुम्हें इनवर्स मैट्रिक्स भी आती है तो इसको इधर इधर इनवर्स करने के लिए भेज देना, तुम्हारे पास में ax ay az की वैल्यू आ जाएगी, अगर ये वैल्यूज पता है तो। इसी तरीके से वेलोसिटी वाला भी क्या हो जाएगा, vx प्राइम vy प्राइम vz प्राइम रोटेशनल मैट्रिक्स, और ये क्या आ जाएगी, vx vy vz। ये है, यहाँ पे रोटेशनल मैट्रिक्स ही मत लिख लेना मेरे भाई, ये वैल्यू लिखना नहीं, भरोसा नहीं होगा तुम लिख दोगे a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में भी तुम क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। तो यहां तक कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द किसी भी प्रकार का नहीं है? चलो, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मान लो तुम्हारे पास में एक स्पेशल केस तुम्हारे को यहाँ पे करवाते हैं। अब यहाँ पे मानो लेट, अब हम क्या बोल रहे हैं कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लग रहा है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, अगर F की वैल्यू क्या है 0, तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि MA की वैल्यू 0 होगी, और A अगर 0 है तो यानी कि AXI कैप प्लस AYJ कैप प्लस AZK कैप की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। तो यानी कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स तुम्हारे पास में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यही बात है। तो लेट क्या, सॉरी, if no external force is applied on particle, then F is equal to 0. It means ax is equal to ay is equal to az is equal to 0। और अगर ये तीनों 0 हैं तो क्या तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी ax ay is 0, ये भी तीनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और अगर ये 0 हो गए तो कौन 0 हो जाएगा, प्राइम वाली वैल्यूज भी 0 हो जाएगी। ax प्राइम इज इक्वल टू ay प्राइम इज इक्वल टू az प्राइम इज इक्वल टू 0। और अगर ये 0 है तो अगर इसको हम मास से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, f प्राइम भी हमारे पास में 0 हो जाएगा। यानी कि दूसरे फ्रेम में भी पार्टिकल कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। तो अगर कोई पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम्स बोलते हैं। तो अगर एक फ्रेम हमारे पास में इनर्शियल है तो दूसरे को भी क्या होना पड़ेगा, इनर्शियल होना पड़ेगा। समझे? तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि यदि एक निर्देश तंत्र जड़त्वीय है तो दूसरा भी जड़त्वीय होगा।
तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता, तुम्हारे को सिर्फ एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 करनी होती है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है तुम्हारे पास में जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती है, चाहे इससे पुराने वाले केसेस में भी देख सकते हो तुम, वहां पे भी क्या था, ए प्राइम इज इक्वल टू ए था ना। अगर मान लो तुम्हारे पास में फोर्स नहीं लग रहा तो ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 हो गया तो ए प्राइम हमारे पास में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, यानी कि उसमें भी कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, it concludes that if one frame is inertial, then other frame also be inertial. In the absence of external force, केवल इसी कंडीशन में, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तभी तुम्हारे पास में अगर एक इनर्शियल है तो दूसरा इनर्शियल होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक इनर्शियल है तो दूसरा भी इनर्शियल होगा, वो नॉन इनर्शियल भी हो सकता है। तो इसमें लिखो हिंदी वालों कि यदि कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो या बाह्य बलों की अनुपस्थिति में, बाह्य बलों की अनुपस्थिति में, ये वाली पूरी इक्वेशंस लिखना, ठीक है, और फिर इसके नीचे यहां पे लिखना, यदि S एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, यदि S एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है तो S प्राइम भी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। हाँ, यहाँ पे मैंने इंग्लिश के अंदर 1 फ्रेम लिखा है और 2nd फ्रेम लिखा है, तुम भी लिख सकते हो यहाँ पे कि S फ्रेम अगर इनर्शियल है तो S प्राइम भी इनर्शियल होगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। डन। अब मेरा ऐसा अंदर से ऐसे मेरे को आवाज आ रही है ऐसे थोड़ी सी कि तो मैं बोल दूं मैं ये चीज, ये एक क्वेश्चन हो जाए ताकि तुम्हारे को थोड़ा समझ में आए कि ये जो तुमने किया है, ये जो तुमने एक्स एक्स प्राइम वाई वाई प्राइम, ये जो चीजें हैं ये क्या है, ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो मैं तुम्हारे को सोच रही हूँ कि एक क्वेश्चन करा दूं, एक ही कराऊंगी पक्का, प्रॉमिस, एक क्वेश्चन मात्र। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो वो क्वेश्चन है, लिखो, क्वेश्चन है, a particle has position vector, a particle has position vector r is equal to 3i cap plus 4j cap minus k cap in stationary frame, in stationary frame S, find position vector, find position vector r prime in a rotating S prime frame, in rotating S prime frame which rotates about their coinciding z-axis when it has
rotated, when it has rotated anti-clockwise by 30 degree, origin and other axes coincide at beginning of rotation. Coincide at the beginning of rotation. हिंदी वालों लिखो बच्चों, यदि किसी कण के लिए स्थिति सदिश r इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप है तथा यह स्थिर है तो किसी घूर्णीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष इसके स्थिति सदिश r प्राइम का मान ज्ञात कीजिए यदि यह 30 डिग्री वामाव्रत घूर्णन करता है तथा z अक्ष और मूल बिंदु समपाती हैं। z अक्ष तथा मूल बिंदु समपाती है। चलो, तब इसने क्या बोला कि किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, z के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो ये देखो सेम वही चीज हो गई, x, y और z के अबाउट रोटेट कर रहा है। अब किस तरीके से रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है। इसने क्या बोला, एंटी क्लॉकवाइज, वामाव्रत, यानी कि ऐसे घुमा दिया इसने। यही केस तुमने भी पढ़ा था, तो इसमें कोई बड़ी बात होगी क्या तुम्हारे लिए? अरे तुम कर लोगे यार, मुझे पता है। ये देखो, ये तुम्हारे पास में ये x और ये अक्ष, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ये z एक्सिस था, इसको तो क्या करा, इसके अबाउट घुमा दिया। तो यानी कि अब यहाँ पे तुम्हारे पास में एक्सिस कुछ ऐसी आ जाएगी, ये ऐसी आ जाएगी। z को नहीं छेड़ा है उन्होंने, z के अबाउट घुमाया है। तो अब यहाँ पे कितना घुमाया है, 30 डिग्री बोला है उन्होंने। तो ये भी कितना घूमेगा, 30 डिग्री ही घूमेगा। ये कौन सी थी, x, y और ये z। ये कितनी हो गई, x प्राइम, y प्राइम और z प्राइम।
अब तुम्हारे को क्या दे रखा है, आर दे रखा है। सॉल्यूशन, अपना फंडा क्या था, गिवन दिया हुआ है r इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3, y की वैल्यू कितनी हो गई 4 और z की वैल्यू कितनी हो गई -1। यहां तक चीजें सही है। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, एंगल x प्राइम ओ एक्स, x प्राइम ओ एक्स y प्राइम ओ वाई इज इक्वल टू y प्राइम ओ वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये ओरिजिन यही है, ये भी है। हैव टू फाइंड, हैव टू फाइंड, क्या पता लगाना है तुम्हारे को, r प्राइम की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन, फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन of inclined frame of reference, we know that, ये तो 2 डायमेंशन का ही केस बन गया। तो x प्राइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x cos x प्राइम ओ x प्लस y cos x प्राइम ओ y, y प्राइम क्या हो जाएगा x cos y प्राइम ओ x प्लस y cos y प्राइम ओ y, और z प्राइम में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अब इनकी वैल्यूज तुम बता दो। x प्राइम ओ x कितना है, एंगल x प्राइम ओ x इज इक्वल टू 30 डिग्री। x प्राइम ओ y, x प्राइम ओ y यानी कि ये वाला टोटल कितना है 90। मुझे तो केवल इतना चाहिए, तो इस 30 को लेस कर दूं तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 30, और 90 को हम क्या बोलते हैं पाई बाई टू माइनस 30 कर दो। सही बात। y प्राइम ओ y, y प्राइम ओ y, y प्राइम ओ y कितना है 30 डिग्री सुविधा। y प्राइम ओ x, y प्राइम o और x, ये देखो ये वाला एंगल। अब ये 90 को पार करेगा तो 90 तो यही हो गया था, प्लस 30 डिग्री यहां और आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई टू प्लस 30 डिग्री। सब्स्टिट्यूट कर दें ये वैल्यूज, रख दो चलो। ये तो 30 और ये पाई बाई टू माइनस 30, ये x cos 30 प्लस y cos पाई बाई टू माइनस 30। थोड़ा सा इधर लिख देते हैं चलो। x प्राइम इज इक्वल टू x cos x प्राइम ओ x प्लस y cos x प्राइम ओ y। तो ये कितना निकल जाएगा x cos 30 डिग्री प्लस y cos पाई बाई टू माइनस 30 डिग्री। अब cos 90 माइनस थीटा, 90 से इधर की तरफ जाते हैं तो हमारे पास में क्या हो जाएगा चेंजिंग होगा और पॉजिटिव आएगा। तो ये क्या आ जाएगा x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू √3/2 और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 4। तो ये 3 और ये 4, cos 30 √3/2 प्लस sin 30 1/2, ऐसे ही होगा। तो ये क्या होगा 3√3/2 प्लस 2। ये तो x प्राइम की वैल्यू आ गई। y प्राइम की बात करो, y cos y प्राइम ओ x प्लस y cos y प्राइम ओ y। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी बेटा, सॉरी यहाँ तो x आएगा ना, हाँ तो x की वैल्यू कितनी है, या फिर अभी इसको छोड़ देते हैं,
एंगल बताओ y प्राइम ओ x बेटा। हाँ देखो y प्राइम ओ x 90 प्लस 30 एंड ये 30, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस 30 y cos 30, तो ये हो जाएगा x cos 90 से आगे जाते ही क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस साइन 30 प्लस y cos 30, ये हो जाएगा x की वैल्यू कितनी है 3 साइन 30 1/2 प्लस y की वैल्यू कितनी है 4 cos 30 √3/2, तो ये क्या हो जाएगा -3/2 प्लस 2√3, और z तो चेंज होगा ही नहीं, तो z प्राइम इज इक्वल टू z, और z की वैल्यू कितनी थी -1, तो r प्राइम वेक्टर क्या बनेगा x प्राइम i कैप प्लस y प्राइम j कैप प्लस z प्राइम k कैप। x प्राइम की वैल्यू क्या निकली 3√3/2 प्लस 2 i कैप, y की वैल्यू क्या निकली 3/2 प्लस 2√3 j कैप, और k तो क्या था एज इट इज सेम ही था 1, तो ये तुम्हारे पास में किसकी वैल्यू निकल के आ गई r प्राइम की वैल्यू निकल के आ गई। तो अब समझ में आया कि उस एक्सिस में रखना क्यों फायदेमंद था हमारे पास में, क्योंकि अब जैसा भी क्वेश्चन आए हम तो सिर्फ एक्सिस से एंगल्स देखेंगे सारे। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन छोटा सा, आई होप समझ में भी आया होगा तुम्हारे को कि किस तरीके से चीजें चेंज होती है, क्या होता है। तो अब तुम्हारे पास में कैसी भी चाहे तो तुम्हारे पास में डेरिवेशन वाला पार्ट आ जाए, तो चाहे क्वेश्चन वाला पार्ट आए, तुम दोनों कर सकते हो। तो अब ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब कल अपन पढ़ेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा कुछ नया नहीं है, ठीक है, बस इतना सा है कि अभी तक हमने फ्रेम्स के लिए ऐसा कुछ बोला नहीं था कि इनर्शियल ही होना चाहिए, ठीक है। गैलीलियन ने बस इतना सा बोलते हैं कि अब जो फ्रेम आएंगे वो इनर्शियल होने चाहिए, बाकी सेम रामायण करोगे तुम, कुछ नया नहीं करोगे। अब कैसे करोगे वो तुम्हें कल पता चलेगा, अभी तो यहाँ तक का कंप्लीट करो, बाकी अपन कल मिलते हैं। चलो राधे राधे।